बच्चों, नारायण सर के कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज मैं पुनः 8वीं बोर्ड तैयारी के लिए कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूं और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको जानेंगे। तो चलते हैं हम लोग इसी की ओर। ज़्यादा बातें बनाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन जानना बहुत ही जरूरी है। पहला प्रश्न बच्चों, सभी, अब इसमें सत्य असत्य आप लोगों को बताना है, मन में तुरंत सोचना। कुछ प्रश्न सत्य असत्य में आया हूं, लेकर उसको देखेंगे। सभी वर्ग, पहला नंबर, सभी वर्ग आयत होते हैं, सही है या गलत? तो सभी वर्ग आयत होते हैं, ये सही है या गलत? तो बताइए क्या आंसर होगा? सही, ये सही होगा बच्चों। अगर इसी को उलट करके बोलता सभी आयत वर्ग होता है, तब गलत होता। क्योंकि आयत और वर्ग, बच्चों वर्ग हमारा किसको कहते हैं और आयत किसको कहते हैं, ये आप लोग तो भली भांति जानते हैं। ये वर्ग आयत कहला सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता है। सभी आयत वर्ग नहीं हो सकता है। तो वहां प्रश्न था सभी वर्ग आयत होते हैं, वर्ग तो आयत है ही, क्योंकि आयत में भी 90 डिग्री कोण होता है, सभी कोण, और इसमें भी सभी कोण होता है। और इसमें वर्ग में चारों साइड, चारों भुजा बराबर होता है, और आयत में चारों भुजा बराबर नहीं होती। तो इसमें आंसर यही होगा कि सभी वर्ग आयत होते हैं। लेकिन अगर उलट करके क्वेश्चन पूछता सभी आयत वर्ग होते हैं, तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आयत के सभी भुजा बराबर नहीं होते। तो इस तरह से इसका आंसर आपका हुआ। अगला प्रश्न बच्चों समझते जाएंगे। सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं, सही है, सत्य है कि असत्य? सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं, तो सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं हो सकते, ये है असत्य। अब समांतर चतुर्भुज देखा जाए बच्चों, समांतर चतुर्भुज हमारा ये हुआ, और समचतुर्भुज हमारा इस तरह से भी होता है। तो इसको समचतुर्भुज में बच्चों, इसमें चारों साइड जो होता है इक्वल होता है, और समांतर चतुर्भुज में केवल आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ऊपर वाला नीचे और बायां वाला दायां। तो प्रश्न आपका क्या था? सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं, तो सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? इसमें चारों साइड, चारों भुजा बराबर होता है, इसमें चारों भुजा बराबर नहीं होता। समचतुर्भुज में इसके विकर्ण जो होता है, डायगोनल, एक दूसरे को लमसम विभाजित करता है, यानी 90 डिग्री पर इसको बाइसेक्ट करता है, डिवाइड करता है, इक्वल बाइसेक्ट करता है, यानी बराबर भागों में बांटता है एक दूसरे को। और इसमें भी बराबर बांटता है, इसके भी विकर्ण जो है, इसके भी विकर्ण जो होगा तो बराबर होता है, यानी ये और ये बराबर होता है, ये वाला ये बराबर होता है। लेकिन इसके जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट मतलब विभाजित नहीं करता है। तो सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं हो सकता है। तो बच्चों इसको देख लेना, पैरेललोग्राम और रम्बस, ये दो आपके चित्र हैं। ये सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं हो सकते, लेकिन सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है, आप होते भी। तो ये प्रश्न आपका समाप्त हुआ।
ये सब थोड़ा सा जानिए बच्चों, थोड़ा सा डिटेल में जानना जरूरी है। चलते चलते बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते करते कुछ ये सब भी ज्ञान हो जानी चाहिए और अच्छी बात है। अब अगला प्रश्न बच्चों, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। अब सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, ये सही है। चूंकि वर्ग और समचतुर्भुज, सभी वर्ग जो है समचतुर्भुज होता है, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता है। तो ये है बच्चों, इसको थोड़ा सा जान लेंगे। और वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होता है और समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होता है। तो सभी जितने भी वर्ग हैं वो समचतुर्भुज क्या होंगे, समचतुर्भुज होता है। क्योंकि वर्ग और समचतुर्भुज अभी चित्र हम तो बनाए थे। अगला है सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो चित्र थोड़ा सा देखेंगे। सभी समलंब, समलंब देखो बच्चों, ये हमारा समलंब है, ये समलंब है, ए और ए समांतर है। तो सभी समलंब जो है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भी बना चुके थे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ए समांतर चतुर्भुज तो कह रहा है कि सभी समलंब यानी ए वाला और ए वाला, कह रहा है सभी समलंब जो है समांतर चतुर्भुज होगा। गलत। सभी ये ट्रेपेजियम अंग्रेजी में कहते हैं, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजा समांतर होता है और बराबर होता है। इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होता है। यहाँ पर केवल दो भुजा समांतर होता है, लेकिन बराबर का गारंटी नहीं। और ये इधर का आमने सामने की भुजा भी समांतर नहीं होता है, बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो समांतर तो होना चाहिए। इसमें सब समांतर है, ये ऊपर वाला नीचे के, लेफ्ट वाला राइट से, लेकिन उसमें नहीं होता। तो सभी समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। तो बच्चों थोड़ा सा देख लेंगे ध्यान से। अगला चलते हैं। अब है अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं बच्चों। सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग, अभी सभी वर्ग तो समलंब नहीं होगा, सभी वर्ग समलंब होते हैं। समलंब तो अभी चित्र बनाए थे बच्चों, बार बार बनाना जरूरी है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। ए सभी वर्ग समलंब होते हैं। ये तो सभी वर्ग, तो सभी वर्ग तो ऐसा नहीं हो सकता है, समलंब तो नहीं हो सकता है। नहीं, वर्ग तो समलंब हो जाएगा, लेकिन समलंब जो है वो वर्ग नहीं हो सकता है, सभी नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है केवल आमने सामने की भुजा समांतर है और बराबर भी नहीं है, और यहाँ पर बराबर भी है, समांतर भी। तो सभी वर्ग समलंब हो सकता है, लेकिन सभी समलंब वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे बच्चों। अगला है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, सही है बच्चों। सभी वर्ग, इसी को समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, ये होगा सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है। तो आखिर में परिभाषा क्या कहता है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर, इसमें बराबर और समांतर, यहाँ पर बराबर समांतर, ये भी बराबर और समांतर, यानी इसमें चारों भुजा बराबर होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज भी है, वर्ग भी है। तो सभी वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन इसी को उल्टा बोलता सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग है, नहीं होता। तो इस तरह से तुलनात्मक ढंग से बच्चों आप लोग सत्य असत्य को जानने का प्रयास करेंगे, बनाएंगे, और उम्मीद है कि आप लोग इसमें कुछ सीख गए होंगे, थोड़ा मोड़ा तर्क वितर्क करने के लिए। तो इसमें थोड़ा परीक्षा में सोचना होगा।
अब हम लोग चलते हैं कुछ प्रश्न जो पूछा जाता है परीक्षाओं में। पहला ये प्रश्न है, शून्य का व्युत्क्रम बताएं। शून्य का यानी जीरो का व्युत्क्रम। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है बच्चों, याद रखेंगे। परीक्षा में 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें कोई दिक्कत देगा 1, कभी 0, -1 और इसमें से कोई नहीं। इस तरह से रहेगा तो लिख देना इसमें से कोई नहीं, यानी शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सी संख्या स्वयं का व्युत्क्रम होता है? कौन सी संख्या स्वयं का व्युत्क्रम होता है? मान लिया जाए 2 कर चलते हैं बच्चों, तो इसका आंसर होगा बच्चों 1 और -1, यानी 1/1 करेंगे तो भी 1 होगा, -1/1 का भी व्युत्क्रम -1 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका व्युत्क्रम 1 का व्युत्क्रम 1 होता है, -1 का व्युत्क्रम -1 होता है, यानी स्वयं का व्युत्क्रम स्वयं होता है। अब इसी के कहता बच्चों 2 का व्युत्क्रम, 2 का व्युत्क्रम होगा 1/2, 3 का व्युत्क्रम होगा 1/3, 1/5 का व्युत्क्रम होगा हमारा 5, यानी इस तरह से हो जाता है। लेकिन 1 का व्युत्क्रम हमेशा 1 होगा, -1 का व्युत्क्रम -1 होगा। तो इसका आंसर हो गया, कौन सी संख्या स्वयं का व्युत्क्रम होता है? तो इसका आंसर हो गया 1 और -1। तो ठीक है बच्चों, ये तो जान गए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होता है? एक कोई भी परिमेय संख्या लीजिए बच्चों और उसका व्युत्क्रम कर दीजिए और दोनों को गुना कर दीजिए, तो किसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो कैसे? तो देखते हैं। जैसे मान लिया जाए बच्चों 1 हमारा 5 है और इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5, अभी बता चुका हूं। इसका उलट जाएगा, आप गुना कर दीजिए, कट करके आ जाएगा 1। परिमेय संख्या मान लीजिए 3/2 है बच्चों, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? उलट जाएगा 2/3। और इसको यदि गुणनफल करेंगे, गुना करेंगे, 3 कट गया, 2 कट गया, आ गया 1। तो कहने का मतलब है बच्चों, कोई भी परिमेय संख्या लेंगे और उसके व्युत्क्रम के साथ गुना करेंगे तो हमेशा 1 के आंसर होता है। तो इस तरह से आप बनाने के लिए सीख जाएंगे, इसको ध्यान में रखेंगे बच्चों। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी परिमेय संख्या का 0 से विभाजन करने पर उसका मान क्या होता है? कोई भी संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या, 1, 2, 4, 10, 20, 1000, उस परिमेय संख्या को अगर हम 0 से विभाजित करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो उसका मान क्या होगा? तो इसका मान कुछ नहीं होता है बच्चों, उसका मान ही निकलता है, अनंत निकलता है, यानी अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित, यानी उसका कोई मान नहीं, समझिए अनंत है, यानी उसका मान नहीं निकलेगा। सीधा सीधी उत्तर रखिए, नहीं होता है। अब है बच्चों, कभी कभी परीक्षा में बहुत बार पूछा है, बहुत बार मैट्रिक में भी बहुत पूछा है, 9 में भी पूछा है, 8 में भी पूछा है। मान लिया जाए यहाँ है बच्चों m पर 0, इसका मान क्या होगा? 1। x पर 0 रहेगा बच्चों तो होगा 1। x/y पर अगर घात 0 है तो भी होगा 1, और 100 के ऊपर भी घात अगर 0 है तो होगा 1। 1 के घात 0 है तो इसका भी मान होगा 1। तो बच्चों इस तरह से सभी का घात अगर 0 है, 0 है, तो उसका मान हर स्थिति में 1 होता है, 1 होता है। तो इस जान जाइएगा, इसको बनाएंगे खुद से, परीक्षा में आ रहा है, निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न बहुत आएंगे। अब है बच्चों x² - 1 का गुणनफल बताएं। कई तो परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है और पूछते रहता है। x² है -1, इसका गुणनखंड
आपको पूछेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में जो भी हो आप देख लेंगे। लेकिन यहाँ है बच्चों कि जैसे ए स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे। तो इसका गुणनखंड ए हुआ बच्चों। अब इसका पूछ रहा है, तो एक में स्क्वायर तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन एक में स्क्वायर देंगे तो इसके मान में, एक के मान में कोई अंतर नहीं होता है। तब क्या करें, इसका आंसर इसी फॉर्म में लिख देंगे जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका गुणनखंड होगा बच्चों x प्लस 1, एक प्लस में लिख देंगे, इंटू एक्स माइनस 1। इस तरह से आप निकाल लेंगे। अगर बच्चों फिर मान लिया जाए दूसरे तरह से दे दें, अगला प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका गुणनखंड पूछ दे, इसका गुणनखंड पूछ दे, तब क्या आंसर होगा। तो बच्चों इसके लिए कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में, इस फॉर्म में ले आए। अब इसको हम x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 के रूप में इसका गुणनखंड हो गया, इसका गुणनखंड ए हुआ। तो इस तरह से समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा देखते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले है बच्चों भाग देना। अब सबसे पहले एक है प्रश्न आ गया, एक कभी कभी सूत्र में पूछ देता है बच्चों, जैसे मान लिया जाए ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र भी पूछता है बच्चों, सूत्र याद कर लेंगे। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाला दे सकता है, माइनस वाला दे सकता है। तो परीक्षा में 4 ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शन में ए आपका राइट है आंसर, तो इस तरह से चयन कर लेंगे, चुन लेंगे और आंसर करेंगे। सूत्र में हम दे दिए। अब है अगला प्रश्न, चलते हैं बच्चों। मान लिया जाए माइनस 8 ए स्क्वायर प्लस 24 ए, इतना आपका है और इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना है इसको हम a प्लस 3 से, a प्लस 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे और कहेंगे व्हाट, इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड करने के लिए कोई कठिन नहीं है, बहुत आसानी से बना लेंगे। तो क्या है बच्चों, माइनस 8 ए स्क्वायर प्लस 24a, और इसको डिवाइड का मतलब हो गया बच्चों, बटा में लिखेंगे a प्लस 3। अब है बच्चों ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन दोनों कितना से डिवाइड हो रहा है, तो 8 से दोनों डिवाइड हो रहा है। तो पहले 8 लेंगे और इसको ऐसा करते हैं बच्चों, इसको माइनस को हटा दे रहे हैं ताकि ये भी दिक्कत ना हो, और माइनस ले भी सकते हैं लेकिन तो छोड़ दीजिए। अब हम लोग यहाँ पर 8 कॉमन लेंगे और यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो ए कॉमन ले लेंगे। अब है बच्चों 8 ए बाहर आ गया, तो यहाँ 2 ठो ए था, एक बाहर एक अंदर, प्लस 8 3 24 3 आएगा, और ए तो आउट हो गया है। अब इसको बंद कर दो और इसमें a प्लस 3 लिख देंगे। अब a कट जाएगा, आपका आ जाएगा 8a आंसर। इस तरह से आप बनाएंगे। तो बच्चों इस तरह से गुणनखंड करने के लिए सीख जाएंगे आप लोग। एक छोटा छोटा प्रश्न आएगा बच्चों, ज़्यादा लॉन्ग नहीं, बहुत ही आसानी से आप स्वयं बना सकते हैं। तो इसको छोड़ देता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो बच्चों 8वीं बोर्ड का मैंने 3 वीडियो गणित में डाल चुका हूँ, ये लास्ट वीडियो है। आप लोग 16 तारीख को 16 मार्च को एग्जाम
होने जा रहा है। आप लोग इसको देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूँ इन सारी चीज़ों को बढ़िया से देखते जा रहे होंगे और मन में उतारते जाते होंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, अब किसी वस्तु जिसे हम लोग बाजार में जाते हैं और बाजार में जा कर के वस्तु का दाम पूछते हैं तो बताता है कुछ, लेकिन कहता है कि इसमें हम बट्टा दे रहे हैं, इसमें हम छूट दे रहे हैं और इतना परसेंट, तो कितना में वस्तु मिलेगा उसको हम लोग जान लेंगे। तो प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है। वस्तु का दाम, कोई भी वस्तु लेने गए, एक मान लिया स्टील का बर्तन लेने गए, उसमें लिखा हुआ 500 रुपया, लेकिन वहीं पर लिखा रहेगा 10% बट्टा यानी 10% छूट। तो उसमें 10% छूट का मतलब हुआ बच्चों 100 रुपया में 10 रुपया छोड़ देता है, यानी बेचेगा वो 90 रुपया। तो 500 रुपया का वस्तु है, तो 10-10 रुपया घटाते जाइए 5 बार, तो 50 रुपया छोड़ देगा, यानी 400 रुपया वस्तु का लेगा। तो उसको हम लोग उस तरह से नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले के लिखेंगे बट्टा बराबर हो गया बच्चों 500 का 10%, तो 500 गुने हो गया 10/100। ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, आ गया 50 रुपये छोड़ दिया बच्चों। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया ये जानना है। विक्रय मूल्य यानी बेचेगा कितना में, तो उसका दाम था दिखा रहा था 500, छोड़ दिया 500 माइनस कर दो और तब कितना लेगा 450 रुपया। तो इस तरह से आपको मैथमेटिकल ढंग से आपको बनाना है, सीखना है, जानना है। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब है बच्चों एक चक्रवृद्धि ब्याज की ओर मैं चल रहा हूँ। थोड़ा सा एक प्रश्न मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब है एक 400 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। 4,000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए। देखिए बच्चों, हम लोग कहीं बैंक से पैसा लेते हैं या किसी महाजन से पैसा लेते हैं, मान लिया 4,000 रुपया हम लिए और वो भी लिए 2 वर्ष के लिए, और तो दर जो है रेट जारी किया, कहा कि 10% मैं इंटरेस्ट लूंगा वार्षिक पर एनम। इसका मतलब वार्षिक रूप से मैंने संयोजित हो रहा है उसका ब्याज। तो हम कैसे बनाए इसको जानो बच्चों। डायरेक्ट मैं सूत्र से चलता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र नहीं, मिश्रधन का ही। पहले उसका मूलधन हो गया हमारा 4,000 रुपया, समय हो गया हमारा 2 वर्ष, और दर हो गया, यही लिख देता हूँ, दर बराबर 10%। तो सिंपल है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, पहले मिश्रधन निकाल लो, सबसे अच्छा होगा। मिश्रधन प्रिंसिपल, मिश्रधन बराबर जो सूत्र होता है बच्चों, मूलधन × 1 प्लस दर बटा 100 और पावर होता है समय। एक समय मूलधन हमारा हो गया 4,000। देख लीजिए बच्चों, ये सूत्र है मिश्रधन का, चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का सूत्र ये है, मूलधन × 1 प्लस दर बटे 100 पावर समय। तो यहाँ 4,000 हुआ, 1 प्लस दर हमारा कितना है बच्चों 10% बटे 100, और समय हमारा हो गया 2 वर्ष। अब है क्या करें 4,000। अब यहाँ सिंपल है बच्चों, 100 एकम 100 और 10, 110 बटे 100 ऐसे कर दीजिएगा बच्चों। 15 रहेगा तो 115 बटे 100, 20 रहेगा तो 120 बटे 100, और पावर आप देखना है, यहाँ 2 है तो 2 बार कर देंगे 110 बटे 100। अगर 3 बार रहता तो 3 बार गुना करते, फिर यहाँ 3 रहता तो 1 बार और करते 110 बटे 100।
तो ये तो डिपेंड करेगा समय पर। अब है कि इसको कटाना है, तो बच्चों इसके दो शून्य कटा देंगे, इसके एक शून्य इसे कटा देंगे, 3 शून्य चला गया। अब है कि इसको ये शून्य इसको कटा देंगे। अब 11 को 11 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 121, और 0 तो है अभी यहाँ। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से बच्चों। तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 0 4 12 चौक 48, इतना हो। तो मिश्रधन हमारा आ गया बच्चों 4840 रुपया। ये आपको सब मिला करके 2 वर्ष के बाद पैसा लेगा, चाहे बैंक वाला या कोई महाजन। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा कि कितना आखिर में बेसी लिया, तो चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो गया चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो गया बच्चों, सीखना जरूरी है, मिश्रधन घटाओ मूलधन। शॉर्ट में लिख दिए बच्चों। मिश्रधन हमारा हो गया है 4000, ये जो आया मिश्रधन 4840 रुपया, और मूलधन था 4000 रुपया। तो कितना बेसी लिया, घटा दो 840 रुपया। 840 रुपया जो बेसी दिया बच्चों, वही है चक्रवृद्धि ब्याज। बनाने का तरीका बहुत है, लेकिन हमें इस तरीका से बता दिया, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे और समझ लेंगे। अब है बच्चों, अब आप लोग को दूसरे ढंग का हिसाब कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जटिल तो नहीं है, केवल ध्यान से आप लोग देखते जाएं। अब है चित्र में बहुत तरह के प्रश्न चित्र दिया रहेगा बच्चों। चित्र में देखेगा, कहेगा कि x का मान बताएं। चित्रानुसार x का मान ज्ञात करें। बहुत से चित्र रहेंगे, तो एक सिंपल चित्र चलते हैं बच्चों। सबसे पहले मान लिया जाए इस तरह का चित्र है, और यहाँ पर है आपका x, यहाँ है 2x और यहाँ है 3x। कह रहा है x का मान बताएं। तो सिंपल बात है बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर तीनों जोड़े, x जोड़ 2x जोड़ 3x बराबर 180 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस तरह से, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 1 2 3 और 3 6x बराबर हो गया 180, इसलिए x बराबर हमारा हो गया 180 बटे 6, 6 या 18 यानी 30 डिग्री। x का मान निकला बच्चों 30 डिग्री। अब वहीं पर कहता a b c दे देता और कहता कौन b का मान निकाले, तो ये तो 30 दूनी 60, यहाँ 60 डिग्री हो जाता। a का पूछता तो 30 या 90 यानी 90 डिग्री हो जाता a। तो ये इस तरह से बहुत तरह का ढंग का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, उसको थोड़ा सा देख लेंगे। और बुक में भी बहुत है, और आप लोग को भी इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। अब है चित्र है बच्चों, कभी कभी चित्र इस तरह से भी दे देता है, इस प्रकार से चित्र दे दिया, इस तरह से है, और ऐसे दिया, इस प्रकार दिया, और ऐसे ऐसे, और यहाँ कहेगा x का मान निकालें। अब यहाँ पर है बच्चों x यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया मान ले जाए 110, और यहाँ दे दिया 120, और यहाँ मान लिया जाए दे दिया 100, मान लिया जाए 90 डिग्री है बच्चों, सपोज किया जाए। तो कहेगा x का मान निकालें। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो एक्सटर्नल एंगल देख रहे हैं यानी बाह्य कोण, इसको हिंदी में कहते हैं, तो इन कोणों का योग होता है 360। तो 360 में बच्चों 360 डिग्री में घटा देना है, ये तीनों जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ करके आपको घटा देना है, वो x का मान निकल जाएगा। तो हो गया कितना बच्चों,
90 और 110 200 और ये 320 320 डिग्री हुआ बच्चों। फिर जोड़ लीजिए जाए 90 और 110 200 हो गया, 200 और 1 300 320, यानी इसका मान हो गया हमारा 40 डिग्री बच्चों। इस तरह से होगा x का मान 40 डिग्री आपका निकल गया। अब ये चारों बाईस कोणों को जोड़ेंगे 360 होगा, यानी 4 समकोण। तो इस तरह से आप लोग बहुत से चित्र में आएगा बच्चों त्रिभुज चतुर्भुज का। अब हम ज़्यादा नहीं बताना चाहेंगे कि क्योंकि बहुत में लंबा वीडियो हो गया है। पुनः आप लोग जितना वीडियो मैं बना चुका हूँ गणित में बोर्ड के लिए, उन सारी वीडियो को देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बच्चों